हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग सेक्शन 43A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो बात करता है चेंज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी। ये होता क्या है कि कोई अगर बिजनेसमैन अगर कोई एसेट्स इंपोर्ट करता है इंडिया के बाहर से, जिस इंपोर्ट करते टाइम उस फिक्स एसेट्स जब जब करा था उस टाइम पे एक्सचेंज रेट कुछ और था। जब उसका पेमेंट करते टाइम, जब हम पेमेंट अगर उसको बाद में कर रहे हैं उस टाइम अगर फॉरेन जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो गया, तो दोनों का डिफरेंस है वो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ एक कैपिटल में हम एडजस्ट करते हैं। सिमिलरली अगर एसएससी क्या कर रहा है कि कोई भी एसेट्स परचेज करने के लिए अगर फॉरेन करेंसी में कोई लोन लेता है, वो फॉरेन करेंसी में कोई लोन लेता है, और जब उस फॉरेन करेंसी में लोन लेते टाइम एक्सचेंज रेट कुछ और होता है, जब उस फॉरेन करेंसी को पेमेंट करते टाइम रिपेमेंट करते टाइम एक्सचेंज रेट कुछ और होता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जो फिक्स एसेट्स का है उस पर हम एडजस्ट करेंगे। सपोज हमने कोई एसेट इंपोर्ट करा, कोई मशीनरी इंपोर्ट करी इंडिया के बाहर से, उसमें जिस टाइम पे हमने इंपोर्ट करा था उस टाइम पे डॉलर का रेट क्या था, एक यूएसडी डॉलर कितने का था, यूएसडी डॉलर कितने का था, सपोज 70 रुपये का था जब हमने इंपोर्ट करा था। जब हमने उसका रिपेमेंट करना जब किया तो उस टाइम पे डॉलर का रेट क्या हो गया, वन वन यूएसडी कितना हो गया, 75 रुपये का हो गया। तो ये जो डिफरेंस है, मतलब डॉलर रेट बढ़ गया मीन्स हमें अधिक पेमेंट करना पड़ेगा उस मशीनरी के लिए जो हमने इंपोर्ट करा था। तो जितने में हमने परचेज करा उस रेट से हम क्या करेंगे, जो एक्सचेंज रेट से उस अभी हमारे केस में 5 रुपये पर डॉलर के हिसाब से इंक्रीज हुआ है रेट, तो क्या करेंगे, ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा इस रेट से। सिमिलरली अगर हमने क्या करा कि हमने फॉरेन करेंसी में लोन ली, किसके लिए, अमाउंट बोरो करा किसके लिए, एसेट्स एक्वायर करने के लिए। उस टाइम पे एक यूएसडी डॉलर कितने का था, 70 रुपये का। जब हम उस लोन को पेमेंट कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, तो उस टाइम पे डॉलर का रेट, एक डॉलर का रेट कितना हो गया, 75 रुपये हो गया। जो इन दोनों का डिफरेंस है 5 रुपये, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सचेंज रेट डिफरेंस हो जाएगा। इस एक्सचेंज रेट डिफरेंस को हम क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट डिफरेंस को जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कॉस्ट ऑफ हमारा कॉस्ट ऑफ जो एसेट्स है, उसमें अगर इंक्रीज करा है तो एड हो जाएगा। अगर इन केस ऑफ इंक्रीज में क्या हो जाएगा, डॉलर का इंक्रीज हुआ है एक्सचेंज रेट, तो ऐड हो जाएगा, कॉस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर अगर डॉलर रेट कम हुआ है तो क्या हो जाएगा, हम कॉस्ट से डिडक्ट कर लेंगे जो अमाउंट आएगा, जो नेट इफेक्ट होगा हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो जाएगा। अब चलिए इसको एक बार समझते हैं, जो एक्ट का जो लैंग्वेज है, एक्ट के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको। जो एक्ट बेयर एक्ट है जो इनकम टैक्स का, वो क्या बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वेयर एन एसएससी हैज एक्वायर्ड एन एसेट्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। मतलब हमने क्या करा, कोई भी एसेट्स क्या करे, इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करा है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन, एंड इन कंसिक्वेंस ऑफ a change in the rate of exchange during any previous year after the acquisition of such assets, there is an increase or decrease, there is an increase or reduction in the liability of the assessee as expressed in Indian currency as compared to the liability existing at the time of acquisition of assets at the time of making payment towards, पहला सिचुएशन क्या है, टुवर्ड्स द होल और अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, दूसरा पार्ट बी, और टुवर्ड्स रिपेमेंट ऑफ होल और
parts of money borrowed by him for any person directly or indirectly in a foreign currency specifically for purpose of acquiring the assets along with interest if any. उसमें यही बात करी है कि जब हम कोई एसेट्स परचेज कर एसेट्स जो हमने आउटसाइड इंडिया से परचेज करा है एक्वायर करा है किसके लिए हम अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए. जिस टाइम हमने परचेज करा डॉलर का रेट कुछ और था फॉरेन करेंसी की रेट कुछ और थी. अब पेमेंट करते टाइम रिपेमेंट करते टाइम चेंज हो गया करेंसी रेट चेंज हो गई एक्सचेंज रेट चेंज. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा रिडक्शन हो जाएगा. अगर जब हम उस एसेट्स को क्या करेंगे जो कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ एसेट को अगर हम पार्ट या फुल होल अमाउंट पे करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज रेट में जो डिफरेंस है उससे उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट करेंगे उस एसेट्स में. अब बात आगे क्या कर रहा है यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स होगा किस टाइप का होगा हमने किस पर्पस के लिए होगा ऊपर जहाँ डिस्कस करा है यहाँ पर बताया गया है कि फिक्स्ड एसेट्स किस टाइप का होगा. फिक्स्ड एसेट्स होगा हमारा बिजनेस प्रोफेशन के लिए. फिक्स्ड एसेट्स होगा हमारा बिजनेस और प्रोफेशन के लिए बात करा है. बट इन्होंने 4 एसेट्स को क्लासिफाई करा है सेक्शन 43A में किसके लिए फॉरेन एक्सचेंज एडजस्टमेंट के लिए. जो यहाँ पे 4 एसेट्स कौन कौन से अगर चार सेक्शन के उन्होंने को कोट करा है इनकम टैक्स एक्ट में कि पहला है जो कॉस्ट ऑफ जो एसेट्स है अंडर सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 में कॉस्ट ऑफ एसेट्स कहाँ डिफाइंड है हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे. दूसरा आता है कि अगर हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी एसेट्स परचेज करा है इंडिया के बाहर से वो डिफाइंड कहाँ है अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लोज 4 में. कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च वो कहाँ डिफाइंड है सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लोज 4 में वो मेंशन है. उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर एडजस्टमेंट होगा. तीसरा है जो फैमिली प्लानिंग के लिए हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है और कोई एसेट्स हमने एक्वायर करी है वो डिफाइंड कहाँ है सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लोज 9 में. और चौथा है क्या जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉन डिप्रिसिएबल एसेट्स फॉलिंग अंडर सेक्शन 48. ये 4 एसेट्स जो डिफाइंड है 4 डिफरेंट सेक्शन में 43(1) सब सेक्शन 1 सेक्शन 35 कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च कहाँ डिफाइंड है सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लोज 4 में. और कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग वो कहाँ डिफाइंड है सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लोज 9 में. और दूसरा है नॉन डिप्रिसिएबल कैपिटल एसेट्स फॉलिंग अंडर सेक्शन 48. ये 4 टाइप के जो एसेट्स हैं इसमें जो मतलब इन 4 कैटेगरीज में अगर हम फॉल करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा एडजस्टमेंट होगा. अगर हमने कोई कैपिटल एसेट्स इंडिया के बाहर से एक्वायर करा है जब उस एसेट्स का कॉस्ट को हम पेमेंट करते टाइम अगर फॉरेन एक्सचेंज में अगर डिफरेंस कोई अगर चेंज होता है तो उस डिफरेंस को हम क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे. इसको एक बार फिर एक्ट के लैंग्वेज में पढ़ते हैं क्या है द अमाउंट बाय व्हिच द लायबिलिटी एज अफोर्सेड इज सो इंक्रीज और रिड्यूस्ड ड्यूरिंग सच प्रीवियस ईयर एंड व्हिच इज टेकन इनटू अकाउंट at the time of making the payment is irrespective of the accounting method of accounting adopted by the assessee shall be added to or as the case may be deducted from. उस 4 सेक्शन की बात करिए. यहाँ पर बात क्या है कि हमने अकाउंटिंग के लिए कोई भी मेथड अगर फॉलो करा हो वो फ़र्क नहीं पड़ता. हमने अकाउंटिंग के लिए मर्केंटाइल सिस्टम या कैश सिस्टम को हमने अडोप्ट करा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग फॉर द इसको क्या करना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट में उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. मैं कंपनी एक्ट की बात नहीं कर रहा मैं इनकम टैक्स की एक्ट 43A की बात कर रहा हूँ. यहाँ पर डिप्रिसिएशन अगर हम वो चार्ज करना होगा जो कॉस्ट अराइव होगा 43A के अकॉर्डिंग उसी पे डिप्रिसिएशन हमें अब मिलेगा. जो अमाउंट हमारा जो आएगा इस एडजस्टमेंट करने के बाद वो हमारा क्या हो जाएगा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा. द अमाउंट
arrived at after making the above adjustment shall be taken as amount of capital expenditure or the cost of acquisition of the capital assets as the case may be। जो हमने ऊपर जो एडजस्टमेंट करी यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो जो फिगर आई है फाइनल, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो जाएगा और या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब इसमें दूसरा ट्रीटमेंट आता है क्या है, सेक्शन 43 की बात करता है यहाँ पर, टैक्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। जो फ्लक्चुएशन यहाँ पे हुआ है, जो फ्लक्चुएशन हमने यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में हुआ है, कब फ्लक्चुएशन किस पीरियड में, जब किस मतलब किस पीरियड के बीच हुआ है, जब हमने एसेट्स को एक्वायर करा है और जब हमने या लोन लिया है किस फॉरेन करेंसी में एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, और जब हमने या तो लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे, या तो जब हमने एसेट्स जो एक्वायर करा उसका पेमेंट के टाइम पे जो डिफरेंस है उस पीरियड का, वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है। उसका ट्रीटमेंट अब तो हमने कॉस्ट यहाँ पे हमने समझा है कि कैपिटल एसेट्स के साथ हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा हुआ उसके साथ हम इसका एडजस्टमेंट क्या होगा। अब बात आती है क्या कि इस एडजस्टमेंट का दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे कि इस एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज को हम आगे कहाँ करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसकी बात कहाँ करी है, टैक्सेशन ऑफ टैक्सेशन टैक्स के पर्पज से इस फ्लक्चुएशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये बात कहाँ करा गया है, सेक्शन 43 में। यहाँ पे एक्ट की जो बेयर एक्ट है उसका एक्शन को मैं पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43A, एनी गेन और लॉस arising on account of any change in foreign exchange rate shall be treated as income or loss as the case may be, and which shall be computed in accordance with the notified ICDS 6, the effect of change in foreign exchange rate। यहाँ पे क्या हुआ है, जो भी गेन और लॉस होगा किस पे, और एक्सचेंज रेट का, फॉरेन एक्सचेंज रेट का, वो हमारा इनकम या लॉस में, इसको कहाँ क्लेम करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करेंगे हम, प्रॉफिट जो एक्सचेंज डिफरेंस है, अगर ये जो एग्जांपल मैंने अभी लिया था, डिफरेंस क्या था, हमने 5 रुपये अधिक पे करे हैं तो मेरा लॉस हो गया, ये लॉस हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम चार्ज करेंगे। अगर इनकम होता एक्सचेंज में, अगर हमने इनकम कब होता है कि हमने जिस टाइम पे हमने लिया था 70 रुपये के, मैंने एग्जांपल लिया था 70 $1 किसके बराबर था, 70 इंडियन रुपीज़ किसके बराबर, 70 रुपये के बराबर था। अब पेमेंट करते टाइम अगर हमारा ये 65 रुपये हो जाता है $1 का, तो हमारा गेन क्या होता है, यहाँ पर 70 रुपये हमने $1 में क्या होता है, ये 70 रुपये हमने क्या करा है, परचेज करा है एसेट्स को, और जब हमने उस एसेट्स को कॉस्ट ऑफ एसेट्स को अगर रिपेमेंट कर रहे हैं, उस टाइम पे एक्सचेंज रेट क्या था, 65 रुपये का था या 68 रुपये का था, तो हमारा हमने गेन कितना करा है, हमने कम कितना पे करा, $2 के हिसाब से हमने कम पे करा है, तो ये हमारा क्या हो गया, गेन हो गया। हमें पे करना कितना चाहिए था, 70 रुपये करना चाहिए था, हमने पे कितना करा, 68 रुपीज़ करी, तो जो गेन हुआ हमारा $2 का, ये हमारा ट्रीटमेंट कहाँ हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, इसको हम ये इनकम शो करेंगे एज पर सेक्शन कितना, सेक्शन 43A में। ये लॉस को हम कहाँ चेक करेंगे, ये लॉस को डेबिट करेंगे हम किस में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अंडर सेक्शन 43A में। For the purpose of subsection 1, the gain or loss arising on account of the effect of change in foreign exchange rate shall be in respect of the all foreign currency transaction including the those related to the किसके एक किस पे हो जाएगा, मॉनेटरी आइटम एंड नॉन मॉनेटरी आइटम, ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, इसमें हम इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा जो अकॉर्डिंग जो चेंजेज होंगे फॉरेन एक्सचेंज में। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।